नमस्कार, शिवा एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी हमारे हिंदी के एक चैप्टर के बारे में। वर्ण चैप्टर को हम कर रहे थे। वर्ण कल हमने इसमें से स्वर जो है उसके बारे में बात कर ली थी। स्वर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज नेक्स्ट है हमारे पास व्यंजन। सबसे पहले देखिए व्यंजन होता क्या है। व्यंजन होता है जिसके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े। जब हमें किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तो उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास ये एक वर्ण है क, ये एक व्यंजन है और इसके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। कैसे? अगर मान लो मैं इसको अलग अलग करूं तो मैं इसको क जमा अ, जो हमने कल भी बात की थी, क जमा अ में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस क के अंदर जो है वो ये अ जो है छिपा हुआ है, यानी आप कह लो कि इस क की आत्मा जो है वो अ होती है, यानी कोई भी स्वर होता है। बिना स्वर के हम किसी भी व्यंजन को बोल नहीं सकते। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक शब्द है पक्का, इसके अंदर जो ये बीच का क है हम इसका उच्चारण करते ही नहीं हैं, हम लिखते हैं पक्का। हम बोलते हैं पक्का पक्का। तो हम इस क को तो पूरा बोलते हैं पर इस क को हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि इस क के अंदर से हमने इसकी आत्मा यानी ये अ निकाल लिया है और बिना आत्मा के ये मरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के हम किसी भी वर्ण को बोल नहीं सकते। तो हमारे पास जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33, कहीं कहीं इसको 35 लिखा जाता है। तो टोटल इनकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। सबसे पहले देखिए ये होते कौन कौन से हैं। ये हमारे पास सारे के सारे व्यंजन जो होते हैं वो यही होते हैं। यहाँ से और यहाँ तक, इस म तक, ये व्यंजन एक अलग श्रेणी में लिखे जाते हैं, ये एक अलग श्रेणी में, ये 5-5 के श्रेणी में लिखे जाते हैं, ये 4-4 के में लिखे जाते हैं। तो देखिए ये हर एक, इनमें से हर एक व्यंजन जो है वो किसी न किसी फैमिली में, परिवार में आता है। इसी परिवार को हम वर्ग बोलते हैं। तो जो भी इनका पहला सदस्य होगा ये पूरा का पूरा उसी का परिवार यानी उसी का वर्ग होगा। तो ये है क वर्ग, इसको हम कहते हैं च वर्ग, इसको हम कहते हैं ट वर्ग, ये हो गया त वर्ग और ये हो गया प वर्ग। तो हर एक परिवार का जो भी सदस्य है वो वर्गों में आता है। इसको लिखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमारे पास होती है। हम इसको ऐसे एक शब्द से याद रख सकते हैं, कचट तप। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट, त से त और प से प वर्ग में हम इसको गिनते हैं। ये क से लेकर के और म तक हमारे पास सारे के सारे वर्ग होते हैं। यही वर्ग जो होते हैं इन्हीं के कुछ हमें उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में अक्सर हमें इसके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे मुंह के कौन कौन से भाग होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, हमारी जीभ का जो अगला हिस्सा होता है वो हमारे मुंह के जिस भाग से जाके टकराता है वो ही उसका उच्चारण स्थान बन जाता है। पहले तो हमें अपने मुंह के भाग ही पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जो ये भाग होता है हमारे पास
इसको हम कहते हैं दंत या फिर दंत्य। फिर दांतों के बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल एकदम नज़दीक में हल्का हल्का सा मांस सा होता है, इसको कहा जाता है दंत मूल। दंत मतलब दांत, मूल का मतलब होता है जड़, तो दंत मूल यानी दांतों की जड़ जो होती है उसी को दंत मूल कहा जाता है। फिर इसके ऊपर की तरफ अगर आप जीभ लगा के देखोगे तो आपको एक उभरा हुआ सा भाग महसूस देगा, तो इसको कहा जाता है तालव्य। फिर ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ एक गहरा सा भाग होता है, इस तरीके से गहरा भाग होता है, उसी को हम कहते हैं मूर्धन्य। इसको हम कहते हैं मूर्धन्य। तो मेनली तो यही हमारे मुंह के भाग होते हैं। इसके अलावा हमारा कंठ भी एक उच्चारण स्थान में आता है, जिस वर्ण के उच्चारण में और जीभ जो है हमारी वो कहीं और नहीं टकराती है, तो वो कंठ होता है। इसके अलावा हमारे ओष्ठ यानी होठ, ये भी उच्चारण स्थान में ही आते हैं। तो इन्हीं में से ही सारे के सारे वर्ण ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई उच्चारण स्थान इनमें से होगा। तो देखते हैं बारी बारी से किसका क्या उच्चारण स्थान है। सबसे पहले हम बात करते हैं क वर्ग के बारे में। क वर्ग जो है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, पहले तो हमारा इनका उच्चारण ही शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद हमें किसी भी वर्ग का पता चलेगा। तो एक बार मैं इनको सबको उच्चारण करके बता देता हूँ कि किसका क्या उच्चारण है। क, ख, ग, घ, ङ। ये ड नहीं होता है, इसको हम ङ बोलते हैं। अंग भी नहीं होता है, इसको ङ। ऐसे ही च, छ, ज, झ, इया। ये इया या फिर कई लोग इसको ये भी बोलते हैं, इया। ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, त्र, ज, स्र। ये इन सब का उच्चारण होता है। तो अगर हम बात करें क वर्ग की, तो जब हमने क वर्ग को बोला था तो हम कहेंगे क, ख, ग, घ, ङ। तो जैसे ही हमने बोला क, ख, ग, घ, ङ, तो जीभ जो है हमारी, उसका अगला हिस्सा कहीं नहीं टकराया हमारे मुंह के किसी हिस्से से, बीच में से वो हल्की सी हिली है, अदरवाइज़ कहीं भी टकराया नहीं है उसका कोई भी भाग। तो इसलिए इस वर्ग का उच्चारण स्थान जो है इनमें से तो नहीं है, तो फिर कंठ होता है हमारा। इसका उच्चारण स्थान जो है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं च वर्ग की। तो जैसे ही हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, ञ, तो जीभ जो है हमारी वो इस तालव्य वाले भाग से टकराती है, तो इसका उच्चारण स्थान तालव्य ही होता है या तालु। उसके बाद हम बात करते हैं ट वर्ग की। तो जब हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, तो हमारी जीभ जो है वो हमारे इस वाले भाग से, मूर्धन्य वाले भाग से टकराती है, तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। उसके बाद आता है हमारे पास अगला यानी त वर्ग। तो जब हम बोलते हैं त, थ, द, ध, न, तो हमारी जीभ जो है वो हमारे नीचे के दांतों से टकराती है, इसलिए त वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है दंत्य या दंत। उसके बाद आता है हमारे पास प वर्ग। प वर्ग जो है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो प, फ, ब, भ, म, तो इसमें हमारी जीभ कहीं नहीं टकराती है, हमारे होठ आपस में मिलते हैं, तो इसी को ही हम प वर्ग यानी इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा हमारे पास ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। तो मेनली हमें इन्हीं के ही उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, ये हमारे पास इनके उच्चारण स्थान होते हैं, सभी के ही उच्चारण स्थान। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये जो हमारे पास वर्ग होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन वर्गों की संख्या 5 होती है, इसलिए इनको हम बोलते हैं पंचवर्ग। इनको बोलते हैं हम पंचवर्ग। और जो वर्गों में वर्ण होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनकी भी संख्या 5 होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं पंचवर्ण।
पंचवर्ण, और जो सबसे अंतिम होते हैं हर एक वर्ग का अंतिम, इसको कहा जाता है पंचम वर्ण। इसको हम पंचम वर्ण बोलते हैं। अब देखिए इन्हीं में से ही, ये तो उच्चारण स्थान की तो हमने बात की, अब इन्हीं में से ही कुछ व्यंजन जो है थोड़े से अलग हैं। जैसे सबसे पहले हम इन व्यंजनों के बारे में बात करते हैं, ड और ढ के बारे में। कहीं कहीं इनके नीचे ये इस प्रकार से बिंदी होती है, कहीं कहीं ये बिंदी नहीं भी होती है। तो इन्हीं व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन इसलिए क्योंकि कई बार ये बिना इस बिंदी के भी आते हैं जो ये इनके नीचे हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन। और इन्हीं के कारण ही व्यंजनों की संख्या 33 जमा 2 35 भी लिखी जाती है, इन्हीं द्विगुण व्यंजनों के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक कई बार जो हमारे पास ये व्यंजन होते हैं स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 27 भी लिखी जाती है। अदरवाइज़ स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 होती है, पर इन दो व्यंजनों के आ जाने से इनकी संख्या 27 हो जाती है, क्योंकि इनको अलग से भी गिना जाता है। तो ये हमारे पास ही व्यंजन जो है श्रेणी में व्यंजन इसी प्रकार से होते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास ये व्यंजन, इनको कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में ध्वनि जो है वो अंदर से, यानी हमें पेट से ध्वनि महसूस देती है। जब भी हम बोलते हैं य, र, ल, व, तो ध्वनि जो है वो हमें अंदर से महसूस देती है, इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद आते हैं ये, इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसलिए क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ऊष्मा यानी गर्म हवा जो है वो हमें महसूस देती है। अगर मैं कहूँ श, श, स या ह, तो इसके जैसे ही हम मुंह के आगे ऐसे हाथ रख के इसको बोलेंगे तो गर्म हवा जो है हमें वो अपने हाथ पे महसूस देगी, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद ये होते हैं, इनको कहा जाता है संयुक्त या फिर इनको मिश्र व्यंजन भी कहा जाता है। संयुक्त या मिश्र व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से ही एक नया व्यंजन बनता है, इसलिए इनको संयुक्त या फिर मिश्र व्यंजन कहा जाता है। जो ये क्ष होता है, क्ष, ये मिलकर के बनता है क जमा श से, या फिर कहीं कहीं इसको क जमा श जमा अ, इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद है त्र, त जमा र, या फिर त जमा र जमा अ में इसको लिखा जाता है। उसके बाद है ज्य। अब कई लोग इसको ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ, ये ज्ञ नहीं ज्य होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको जोड़कर बनाते हैं तो ये ज जमा इस वाले य या य से मिलकर के बनता है, इसलिए इसको ज्य कहा जाता है। तो या इसको हम ऐसे लिख देंगे ज जमा य जमा अ, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो ये जो है हमारे पास ये ज होता है। उसके बाद स्र व्यंजन जो है, इसको ये मिलकर के बनता है श जमा र से, या फिर श जमा र जमा अ, इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। तो यहाँ से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो है संयुक्त या फिर मिश्र व्यंजन हमारे पास ऐसे ही होते हैं। अब इन व्यंजनों में से ही कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ श्रेणी में बांटते हैं। एक होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है जिसमें हमें संपूर्ण व्याकरण का पता चलता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण जो है हमें उसी से ही मिलती है। उसमें ये बात बताई गई है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये हमेशा अल्प प्राण होते हैं। तो किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है इनको अल्प प्राण की श्रेणी में रखा जाता है। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो है इसको हम महाप्राण की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण वर्गों में से होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। एक होता है सघोष अल्प प्राण, एक होता है अघोष अल्प प्राण या फिर महाप्राण।
कोई बात नहीं, सघोष से ही हम इसको लेकर के चलेंगे। सघोष, अल्प प्राण या महाप्राण। सघोष अल्प प्राण में इनमें से वो वर्ग होंगे, या य से और ह तक में वो वर्ण होंगे अल्प प्राण में वो जिसमें वायु कम बाहर निकले, महाप्राण वो जिसमें पूरी वायु बाहर निकले। महाप्राण प्राण का निकल जाना महाप्राण, अल्प प्राण थोड़ी सी हवा निकलनी। तो इनमें से ही हमारे पास कुछ ऐसे वर्ण हैं जो अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ य को जब हम बोलते हैं तो ये अल्प प्राण में आता है। ल, व, ये सारे अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा र, श, श, स और ह, ये सारे जो है ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। तो ये सघोष अल्प प्राण या फिर सघोष महाप्राण इनको कहा जाता है। इस प्रकार के दो वर्गों में हम य से और ह तक को बांटते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ समय पहले HSSC के किसी एक एग्ज़ाम में कुछ प्रकार के व्यंजनों की बात चली थी, जिसको नाम दिया गया था ताड़न जात व्यंजन। देखिए, ताड़न जात व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिस व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ बेंड करके ऐसे बाहर की तरफ निकले, उनको हम ताड़न जात व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो इन्हीं व्यंजनों में से हमारे पास ट से लेकर के और ये ढ तक के व्यंजन, 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। ट, ठ, ड और ढ जो है इनको ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। फिर एक और जगह पे एक बात आई थी जिसमें हमने बात की थी प्रकंपी व्यंजनों की। प्रकंपी व्यंजन, देखिए प्रकंपी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ जो है वो कपकपाए। तो ऐसा हमारे पास र एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में हमारी जीभ जो है वो कपकपाती है। जैसे ही हम र बोलते हैं र, तो जीभ जो है वो कपकपाती है, इसलिए इसको प्रकंपी व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है र को। तो र हमारे पास प्रकंपी व्यंजन होता है। उसके बाद देखिए हमारे पास कुछ ऐसे, हमने कई बार ऐसे शब्द लिखे हुए देखे होंगे। जैसे मेरे पास एक शब्द है पंप, हम इस पंप को ऐसे लिखते हैं, साथ ही हम इस पंप को ऐसे भी लिखते हैं। इसी प्रकार से दंत ऐसे, और हम दंत को ऐसे भी लिखते हैं। इसी प्रकार से ठंडा और ठंडा। अब आप एक बात देखिए, यहाँ पे हमने इस बिंदी को म लिखा, इस बिंदी को न लिखा और इस बिंदी को न लिखा, जबकि बिंदी में कोई फ़र्क नहीं है, पर हमने म, न और न ये लिख दिया है। तो इसका कारण क्या है वो देखिए। जिस वर्ण से पहले इसका उच्चारण होता है, जैसे पंप, इस प से पहले इस बिंदी का उच्चारण है, तो हमने उसी वर्ण का, जिस वर्ण से पहले इसका उच्चारण है, उसी वर्ण का, उसी के वर्ग का अंतिम देखना है। जैसे प देखिए कहाँ पे है, ये प हमारे पास यहाँ पे है, इसी के वर्ग का अंतिम क्या है म, और जो उस वर्ग का अंतिम होगा वही आधा होकर के बीच में आ जाएगा और इस बिंदी की जगह पे उसका उच्चारण माना जाएगा। जैसे दंत, त देखिए, त यहाँ पे है, इसका अंतिम क्या है, न है, तो इसलिए न आधा होके आ गया है। ठंडा, ड हमारे पास यहाँ है, अंतिम क्या है, ण है, तो इसी का ही अंतिम जो है वो यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से हम इस बिंदी का मतलब कहीं पे न, कहीं पे म, कहीं पे ण लिखते हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, कमेंट में आपने बताना है, मैं यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ पंकज, आपने बताना है कि ये जो है इसमें कौन सा वर्ण आधा होकर के आएगा, वो आपने बताना है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें 2 प्रकार के व्यंजन और होते हैं, इनको कहा जाता है अनुस्वार और अनुनासिका। तो अनुस्वार व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में ध्वनि मुख से कम और
नाक से अधिक बाहर निकले, मुंह से कम तथा नाक से अधिक बाहर निकले। और ये वर्ण होते हैं जैसे पंप, दंत। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं पंप, दंत, तो इनके उच्चारण में ध्वनि जो है वो मुंह से कम, नाक से अधिक बाहर निकलती है। अनुनासिका वर्ण वो होते हैं जिसके उच्चारण में ध्वनि मुख से अधिक तथा नाक से कम बाहर निकले, मुंह से अधिक तथा नाक से कम ध्वनि बाहर निकले, जैसे आँख, गांव या माँ। तो जब भी हम इन वर्ण को बोलते हैं तो मुंह से हमारे ध्वनि अधिक बाहर निकलती है और नाक से कम बाहर। अनुनासिका वर्णों को हमेशा ही हम इस चंद्र बिंदु की सहायता से दर्शाते हैं और अनुस्वार वर्णों को हम हमेशा ही इस बिंदु की सहायता से दर्शाते हैं। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से वर्ण के चैप्टर में व्यंजन जो थे वो इतने ही होते हैं। इनकी यही बारीक से बारीक बात होती है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। एक चीज़ बचती है, वो आप लोगों ने बताना है कमेंट करके। इस य से लेकर के और ह तक के वर्णों का भी कुछ ना कुछ उच्चारण स्थान होगा। तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो आपने कल कमेंट में बताना है, नहीं तो कल फिर मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, नमस्कार।